आज हम बात करेंगे 3 बॉडी प्रॉब्लम के दूसरे एपिसोड के बारे में। अगर आपने पहला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ क्लिक करके पहले देख लीजिए। जैसे कि पहले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि रात के अंधेरे में आसमान के स्टार्स अचानक से बहुत ब्राइट हो गए थे और कुछ ही समय बाद वही स्टार्स ब्लिंक करते हुए नजर आने लगे। इस अजीबोगरीब मंजर की खबर अगले ही दिन पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। हर जगह लोग इस न्यूज के बारे में बात करने लगे। यही न्यूज अपने टीवी पर ये वेंजी यानी डॉक्टर वेरा की मादा भी घर पर देख रही थी। तभी उसके घर सॉल आता है और दोनों एक साथ टीवी के सामने बैठकर ब्लिंकिंग स्टार्स की बातें करते हैं। लेकिन सॉल इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। उसका कहना है कि मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता, जबकि कल रात खुद सॉल ने ऑगी के साथ अपनी आंखों से ये सब देखा था। फिर भी सॉल इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करता। उसका कहना है कि अगर ये मंजर असली होता तो हबल या केओप्स जैसे पावरफुल सैटेलाइट इसे डिटेक्ट कर लेते, और जब उन्होंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया तो वह इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। उसके बाद सीन कट होकर हमें ले जाता है ऑगी के ऑफिस में। ऑगी को उस दिन अपनी कई सालों की मेहनत और रिसर्च का सबसे बड़ा इम्तिहान देना था, नैनो फाइबर की सफल टेस्टिंग। अगर आज ऑगी ने नैनो फाइबर की टेस्टिंग सफल कर ली तो वह दुनिया की पहली और अकेली साइंटिस्ट बन जाएगी जिसने नैनो फाइबर का आविष्कार किया होगा। लेकिन खुशी के इस मौके पर भी ऑगी परेशान थी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने लगातार एक काउंटडाउन दिखाई दे रहा था। साथ ही उस मिस्टीरियस लेडी की कही हुई बातें उसके कानों में गूंज रही थी। ऑफिस के बाहर जिन भी ऑगी के साथ मौजूद थी। जिन ने उसे हिम्मत दी और वहाँ से चली गई। इसके बाद ऑगी अकेली ऑफिस के अंदर चली आई। ऑफिस में मौजूद सभी लोग ऑगी का इंतजार कर रहे थे। सबके मन में पहले से ही सफलता की खुशी थी, लेकिन ऑगी के दिल में डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वह काउंटडाउन अब खत्म होने ही वाला था। उसके बाद क्या होगा, इस अनजान डर ने उसे घेर रखा था। फिर भी ऑगी ने हिम्मत जुटाई और लैब के अंदर जाकर नैनो फाइबर की टेस्टिंग शुरू कर दी। टेस्टिंग सफल हो गई और ऑफिस में मौजूद सभी लोग खुशी से ऑगी को बधाई देने लगे। लेकिन ऑगी खुश नहीं थी। डर से कांपते हुए उसने उसी समय नैनो फाइबर प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और खुद ऑफिस से बाहर चली गई। जैसे ही ऑगी ने नैनो फाइबर प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, उसी पल से उसके सामने दिखाई देने वाला काउंटडाउन भी गायब हो गया। लेकिन एक अजीब सा डर और बेचैनी अभी भी ऑगी के दिल में बनी रही। वो ऑफिस के बाहर आकर एक बेंच पर बैठ गई। तभी उसके सामने डिटेक्टिव क्लैरेंस आ खड़ा हुआ। दरअसल क्लैरेंस कई दिनों से ऑगी का पीछा कर रहा था। शुरू में ऑगी को क्लैरेंस से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बातचीत का सिलसिला आसमान में स्टार्स के ब्लिंक करने वाले रहस्यमय मंजर तक पहुंच गया, ऑगी अचानक रुक गई। फिर एक बार कहानी हमें ले जाती है पास्ट में, साल 1968 के चाइना के इनर मंगोलिया में। यहाँ ये वेंजी रेडियो स्टेशन में काम कर रही थी। ये वेंजी और बाकी सारे साइंटिस्ट लगातार किसी दूसरे प्लैनेट की खोज में लगे हुए थे। वे लोग लगातार स्पेस में सिग्नल्स भेज रहे थे ताकि कहीं न कहीं से किसी एडवांस सिविलाइजेशन का जवाब मिल सके। रेडियो ट्रांसमीटर के बाहर ये वेंजी और असिस्टेंट कमिश्नर एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। उनकी बातचीत से यह साफ हो जाता है कि चाइना उस समय अमेरिका और रशिया से भी पहले स्पेस में सिग्नल्स भेज रहा था। इसी दौरान ये वेंजी असिस्टेंट कमिश्नर को समझाते हुए कहती है कि ये दरअसल फर्मी पैराडॉक्स है। वह बताती है कि हमारी गैलेक्सी में करीब 100 बिलियन स्टार्स हैं। इनमें से बहुत सारे स्टार्स ऐसे भी होंगे जिनके पास हमारी पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स होंगे, और जाहिर है अगर ऐसे प्लैनेट्स होंगे तो उन पर इंटेलिजेंट लाइफ भी जरूर मौजूद होगी। शायद वे हमसे भी कहीं ज्यादा एडवांस हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता कि इस अनंत ब्रह्मांड में वे प्लैनेट्स कहाँ हैं, किस दिशा में हैं, और हम उनसे कब कांटेक्ट कर पाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर बड़ी आसानी से जवाब देते हैं कि शायद इस पूरे यूनिवर्स में कोई एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। लेकिन ये वेंजी इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि ऐसा सोचना ही गलत होगा। असल में हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे भेजे गए सिग्नल्स इतने वीक हैं कि वो उन तक पहुँच ही नहीं पा रहे, चाहे ये ट्रांसमीटर अब तक का सबसे पावरफुल ही क्यों न हो। ये वेंजी हमेशा की तरह कंट्रोल रूम में आउटर स्पेस से किसी सिग्नल के आने का इंतजार कर रही थी। ये वेंजी असिस्टेंट कमिश्नर को समझाते हुए कहती है, पिछले साल 12 जून को कैलिफोर्निया में डॉक्टर पीटरसन की टीम ने एक स्ट्रॉन्ग बर्स्ट ऑब्जर्व किया था, और ये बर्स्ट जुपिटर से निकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी। ठीक उसी दिन हमने भी एक स्ट्रॉन्ग बर्स्ट डिटेक्ट किया था, लेकिन फर्क ये था कि हमने उसे अमेरिका से 13 मिनट्स बाद डिटेक्ट किया, वो भी जुपिटर से नहीं
बल्कि सूरज से। ये वेंजी आगे समझाती है, जुपिटर से अर्थ तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई थी उसे आने में 38 मिनट्स लगे थे। वही रेडिएशन जुपिटर से सूरज तक पहुंचने में 43 मिनट्स और सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट्स लगे, यानी 43 + 8 51 मिनट्स। और यही फर्क है ठीक 13 मिनट्स का। ये वेंजी की ये बातें सुनकर असिस्टेंट कमिश्नर सब समझ जाता है और पूछता है, तो क्या सूरज ने जुपिटर के रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट किया था? तभी ये वेंजी जवाब देती है, सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं किया, इट एम्पलीफाइड देम। सूरज से आया हुआ सिग्नल जुपिटर के सिग्नल से लाखों गुना ज्यादा पावरफुल था। ये सुनकर असिस्टेंट कमिश्नर हैरान रह जाता है और कहता है, तो क्या हम अपना सिग्नल सूरज की तरफ भेजकर उसे एक सुपर एंटेना की तरह यूज कर सकते हैं? ये वेंजी सहमत होकर मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल, हम अपने बेस्ट विशेस भेजेंगे उन इनहैबिटेंट्स ऑफ अनदर वर्ल्ड को। हो सकता है ह्यूम उनका जवाब आने में वर्षों लग जाए, लेकिन सोचो अगर चाइना इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन में दुनिया को लीड करे तो। और फिर वह कहती है, मुझे इसे कमिश्नर ले के सामने रखना होगा। असिस्टेंट कमिश्नर ने कमिश्नर ले को ठीक उसी तरह समझाने की कोशिश की जिस तरह ये वेंजी ने उसे सिखाया था, लेकिन पॉलिटिकल कमिश्नर ने ये वेंजी को कोई क्रेडिट न देते हुए खुद ही ले लिया। ये वेंजी ने इसका विरोध भी नहीं किया, मगर उनका यह विचार कमिश्नर ले को जरा भी पसंद नहीं आया। कमिश्नर ले गुस्से में कहते हैं, तुम एक सुपर पावरफुल रेडियो बीम को सूरज पर निशाना बनाना चाहते हो? क्या तुमने जरा भी सोचा है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट का पॉलिटिकल सिंबलिज्म क्या होगा? लोगों के दिलों में रेड सन कौन है जानते हो? वो हमारी पूरी जनता के लिए सबसे बड़ा प्रतीक है और तुम उस पर निशाना साधना चाहते हो। ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। इतना कहकर कमिश्नर ले अपने शब्दों से ही मानो पूरी उम्मीदों पर ताला जड़ देते हैं। लेकिन ये वेंजी कहाँ चुप रहने वाली थी। अगले ही दिन जब वह लैब में अकेली बैठी हुई थी, उसने चुपके से रेडियो ट्रांसमीटर को सूरज की ओर घुमा दिया। असल में उस दिन भी उनकी टीम को स्पेस में सिग्नल भेजना ही था, लेकिन इस बार ये वेंजी ने बिना किसी को बताए उसे सूरज की दिशा में मोड़ दिया। जैसे ही उसने ये कदम उठाया, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, सांसें धीरे धीरे खुलने लगी। एक अनजान डर उसके चारों ओर छा गया। भले ही ये सल्यूशन उसी ने खोजा था, मगर बिना इजाजत ऐसा करना और इसके परिणाम क्या होंगे इसका अंदाजा तक न होना, ये सब उसे भीतर से डरा रहा था। फिर भी ये वेंजी अपनी जिद पर अड़ी रही। टीम ने हमेशा की तरह सिग्नल भेजा, लेकिन इस बार वो सिग्नल सीधे सूरज की ओर गया। और जब सूरज ने उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके उसे हजारों लाइट ईयर्स दूर ब्रह्मांड की गहराइयों में भेज दिया, ये रहस्य सिर्फ ये वेंजी के दिल तक सीमित रहा। बाकी सब लोग इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान थे। बाहर आकर ये वेंजी ने खुले आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद चमकी। वो मन ही मन सोच रही थी, शायद इस बार कोई तो होगा जो इस सिग्नल को रिसीव करेगा। कहानी एक बार फिर प्रेजेंट में लौटती है। हम देखते हैं कि डिटेक्टिव क्लैरेंस अपने ऑफिस में ऑगी से पूछताछ कर रही होती है। तुम्हें माइक एवेंस के बारे में क्या पता है? माइक एवेंस दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी का मालिक था। ऑगी शांत स्वर में जवाब देती है, मुझे इस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने इसे पहली बार केवल डॉक्टर वेरा की फ्यूनरल में ही देखा था। क्लैरेंस बिना कुछ कहे अपने पास रखा एक वीडियो फुटेज ऑगी को दिखाती है। ये फुटेज उसी दिन का था जब डॉक्टर वेरा की फ्यूनरल के बाद सभी दोस्त एक रेस्टोरेंट में इकट्ठा हुए थे। सब लोग अंदर बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन ऑगी अकेले बाहर आकर सिगरेट पी रही थी। जैसे ही ऑगी फुटेज को ध्यान से देखती है, उसका चेहरा हैरानी से बदल जाता है। उसे साफ याद था कि उस रात उसके साथ एक मिस्टीरियस लड़की बैठी थी जो उससे बातें कर रही थी, लेकिन फुटेज में वो लड़की बिल्कुल गायब थी। वीडियो में ऑगी किसी से बातचीत करती हुई दिख रही थी, पर उसके सामने कोई मौजूद ही नहीं था। ऑगी, उस रात तुम किससे बात कर रही थी? फुटेज में तो साफ दिख रहा है कि तुम किसी से एंगेज हो, लेकिन वहाँ कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। ऑगी घबराकर वही बातें दोहराती है जो उस लड़की ने उस रात उससे कही थी। अब दोनों क्लैरेंस और ऑगी गहरी उलझन और परेशानी में पड़ जाते हैं। सवाल ये था, अगर ऑगी के साथ वो लड़की सचमुच थी तो फिर फुटेज से वो गायब कैसे हो गई? अगले ही सीन में कहानी जिन की ओर मुड़ती है। जिन अपने घर पर ही थी, वह फिर से वही हेडसेट पहनती है
और पहले की तरह गेम में एंटर करती है, यानी लेवल 1 में। गेम के अंदर का माहौल इस बार और भी रहस्यमय था। चारों ओर सन्नाटा, ठंडी और शांत हवा, और दूर एक विशाल पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर खड़ा था। यहीं पर जिन के पास 2 लोग आते हैं, एक आदमी और एक छोटी सी लड़की। वह आदमी अपना नाम काउंट ऑफ द वेस्ट बताता है और लड़की को फॉलोअर कहता है। जिन उन्हें देखकर उत्साहित हो जाती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद ये दोनों इस गेम के नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं। फिर उसे शक होता है कि कहीं ये असली प्लेयर्स तो नहीं, और आखिर में सोचती है कि शायद ये एडवांस्ड एआई होंगे। लेकिन तभी काउंट ऑफ द वेस्ट गंभीर स्वर में कहता है, तुम हर बार यही सोचती हो कि ये एक गेम है, लेकिन ये कोई गेम नहीं है। पहले तुम्हें अपने लिए एक अच्छा नाम चुनना होगा, एक ऐसा नाम जो किसी हीरो को शोभा दे, क्योंकि हमें उम्मीद है कि तुम वही बनोगी। तुम्हारा मिशन है इस दुनिया की पहेली को सुलझाना। यह सुनकर जिन खुद को नाम देती है कोपर्निकस। काउंट ऑफ द वेस्ट मुस्कुराता है और कहता है, वेलकम कोपर्निकस टू सिविलाइजेशन 137। इसके बाद काउंट ऑफ द वेस्ट और फॉलोअर आगे बढ़ने लगते हैं। जिन भी उनके पीछे पीछे चल देती है और पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? काउंट ऑफ द वेस्ट जवाब देता है, We are going to the pyramid to see Emperor Zhu. This is a chaotic era. Except for stable eras, all times are chaotic eras. जब भी कोई नया एरा शुरू होता है, एम्परर सन की मूवमेंट पर ग्रेट माइंड से सलाह लेता है। तुम्हें तय करना होगा कि एरा स्टेबल है या chaotic। अगर एम्परर झू की प्रेडिक्शन गलत साबित हुई तो पूरी सिविलाइजेशन नष्ट हो जाएगी। इतना कहते ही अचानक आकाश में एक बहुत बड़ा सन उगता है। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि जिन अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रही थी। काउंट ऑफ द वेस्ट, फॉलोअर और जिन भागकर एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन जलती धूप और कड़कती गर्मी से पूरी दुनिया सूखने लगती है। वो पत्थर अब तीनों के लिए छोटा पड़ रहा था। तभी काउंट ऑफ द वेस्ट फॉलोअर को बाहर धकेल देता है और कहता है, मुझे अपनी प्रेडिक्शन एम्परर तक पहुंचानी ही होगी। फॉलोअर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो धूप में जाकर अपने कपड़े उतार देती है और जमीन पर लेट जाती है। कुछ ही सेकंड्स में तपती धूप में उसका शरीर सूख कर एक पतले कपड़े जैसी परत में बदल जाता है। जिन ये देखकर स्तब्ध रह जाती है। थोड़ी देर बाद काउंट ऑफ द वेस्ट उस सूखी हुई फॉलोअर की बॉडी को रोल करता है और जिन के हाथ में पकड़ा देता है। वह कहता है, जो लोग जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं उन्हें प्रिजर्व किया जा सकता है, और जब कोई स्टेबल एरा आता है तब हम उन्हें दोबारा रिहाइड्रेट करते हैं। जिन हैरान होकर पूछती है, सो दिस इज हाउ पीपल सर्वाइव द केओटिक एरास? काउंट ऑफ द वेस्ट जवाब देता है, इफ वन ऑफ अस सर्वाइव्स वी ऑल सर्वाइव। ये कहकर काउंट ऑफ द वेस्ट अकेला आगे बढ़ जाता है और जिन उलझन, डर और सैकड़ों सवालों से भरी हुई वहीं खड़ी रह जाती है, अपने हाथों में उस सूखी हुई फॉलोअर की बॉडी थामे हुए। उसके बाद सीन बदलता है और अब बारी आती है जैक की। जिन उसे वही मिस्टीरियस हेडसेट दिखाती है। जैक हेडसेट को देखते ही उलझन में पड़ जाता है। ना उस पर किसी कंपनी का लोगो था, ना कोई चार्जिंग पोर्ट। जिज्ञासा में जैक खुद हेडसेट पहन लेता है और अचानक वही होता है जो जिन के साथ हुआ था। जैक भी एक अजीब रियलिस्टिक वर्ल्ड में पहुंच जाता है। पहली नजर में वो जगह देखकर जैक की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, लेकिन तभी पीछे से एक लड़की प्रकट होती है, हाथ में तलवार लिए। वो जैक का गला काटने ही वाली होती है और कहती है, तुम्हें यहाँ इनवाइट नहीं किया गया है। डर के मारे जैक झट से हेडसेट उतार देता है और अपनी असली दुनिया में लौट आता है। उसका शरीर कांप रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये आखिर किस टाइप का गेम है। जैक ने एक बार नहीं कई बार हेडसेट पहनकर उस गेम को समझने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही लड़की उस पर हमला कर देती। धीरे धीरे जैक को एहसास होने लगता है कि इस गेम के अंदर कोई बहुत बड़ा मिशन छुपा है, एक ऐसा मिशन जिसे पूरा करना जिन की जिम्मेदारी है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिन और जैक जो भी बातें आपस में कर रहे थे वो सब डिटेक्टिव क्लैरेंस अपने कमरे से सुन रही थी। सीन कट होता है और अब कैमरा डिटेक्टिव क्लैरेंस पर जाता है। वह एक ग्रेवयार्ड में खड़े हैं अपनी वाइफ की कब्र के सामने। असल में आज डिटेक्टिव की वाइफ का बर्थडे था और वह उसे याद करने और जन्मदिन की शुभकामना देने आया था। इसी दौरान अचानक उसके सामने वही मिस्टीरियस लड़की आग खड़ी होती है जिससे पहले ऑगी की मुलाकात हुई थी। लड़की डिटेक्टिव से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। डिटेक्टिव भारी मन से जवाब देता है, मेरी वाइफ की डेथ ब्रेस्ट कैंसर से हुई थी। ये सुनकर मिस्टीरियस लड़की कहती है, मेरे फादर को गोली मार दी गई थी। कुछ पलों की चुप्पी के बाद डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है और लगभग उसी समय वह लड़की भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी कैमरा रिवील करता है कि वह लड़की अपने पिता की कब्र पर नहीं बल्कि 14 साल की एक बच्ची
ईदिथ की कब्र पर आई थी। रात का सीन है, जैक अपने घर पर मौजूद होता है। जैसे ही वो अपने कमरे में प्रवेश करता है, उसकी नजर अचानक एक अजीब से बॉक्स पर जाती है। जैक हैरान रह जाता है, ये बॉक्स उसके कमरे में किसने रखा, कब और कैसे ये बॉक्स घर के अंदर आया। उसे कुछ समझ नहीं आता। जिज्ञासा में जैक बॉक्स खोलता है। अंदर वही रहस्यमयी हेडसेट रखा हुआ था, साथ ही एक कार्ड भी था जिस पर साफ लिखा था, अब तुम्हें इस गेम को खेलने के लिए इनविटेशन मिल चुका है। कार्ड पढ़ते ही जैक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बिना देर किए हेडसेट पहन लेता है और तुरंत उस अजीब दुनिया यानी गेम में प्रवेश कर जाता है। गेम के अंदर जैक भी जिन की तरह दो लोगों से मिलता है, एक आदमी और वही लड़की फॉलोअर। लेकिन इस बार इससे पहले कि वह आदमी जैक से कुछ कह पाए, जैक गुस्से में सीधे उस पर अटैक कर देता है। एक जोरदार पंच मारकर उसे गिरा देता है। दरअसल जैक के दिमाग में पहली बार हेडसेट पहनने का वो डरावना पल ताजा था जब उसी दुनिया में उस लड़की ने उसकी नेक कट कर दी थी, और इस बार जैक उसी का रिवेंज लेता है। दूसरी तरफ विल अपनी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को मल्टीवर्स के बारे में समझा रहा था। क्लास चल ही रही थी कि अचानक विल के पास डॉक्टर चौधरी का कॉल आता है। डॉक्टर की बात सुनते ही विल के होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि उसके पैंक्रियाज में कैंसर है और उसके पास अब बहुत कम वक्त बचा है। ये सुनकर विल गहरे सदमे में चला जाता है। उसकी आंखों में खालीपन और चेहरे पर दर्द साफ झलकता है। वह चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और अकेले एक बेंच पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहीं पर जैक आता है विल से मिलने के लिए। जैक हमेशा की तरह थोड़ा फुर्तीला और एक्साइटेड था। वह विल को पिछली रात हुई गेम एक्सपीरियंस के बारे में बताने लगता है, लेकिन विल बिल्कुल भी उस मूड में नहीं था। आखिरकार विल जैक को सब सच बता देता है कि उसे कैंसर है और जिंदगी में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। ये सुनकर जैक का दिल भी भारी हो जाता है। उसके चेहरे से एक्साइटमेंट गायब हो जाता है और सैडनेस साफ दिखने लगता है। फिर भी जैक अपने दोस्त को टूटने नहीं देता। दूसरी तरफ जिन अभी भी गेम के अंदर थी, वो एक रियलिस्टिक दुनिया के पिरामिड के भीतर पहुंचती है। यहीं पर एम्परर झू और काउंट ऑफ द वेस्ट सन की मूवमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। उनका मकसद था प्रेडिक्ट करना कि दुनिया में केओटिक एरा, अशांति का युग, कब खत्म होगा और स्टेबल एरा, शांति का युग कब शुरू होगा। काउंट ऑफ द वेस्ट कुछ लकड़ियां जोड़कर यूनिवर्स का एक रहस्यमयी कोड बनाता है। उस कोड के जरिए वह सन की मूवमेंट से आने वाले युग की भविष्यवाणी करता है, लेकिन जिन इस पर भरोसा नहीं करती। वो कहती है ये प्रेडिक्शंस नहीं है, दुनिया तो फिजिकल लॉस पर चलती है। इससे पहले कि जिन कुछ और समझा पाए, काउंट ऑफ द वेस्ट उसे जमीन पर हाथ रखने को कहता है। कोड एक्टिवेट होते ही काउंट बताता है कि केओटिक एरा खत्म होने में बस 8 दिन बचा है और उसके बाद आने वाले 63 साल के लिए दुनिया में शांति का योग रहेगा। जैसे ही जिन अपना हाथ ग्राउंड पर रखती है, समय अचानक तेजी से आगे बढ़ने लगता है। एम्परर झू बीच में रोक कर कहता है यही है 63 इयर्स का स्टेबल एरा। जैसे ही ये स्टेबल एरा कंफर्म होता है, सभी लोग पिरामिड से बाहर निकल आते हैं। जो लोग केओटिक एरा में मर गए थे यानी डिहाइड्रेशन से सूख चुके थे, उन्हें सबसे पहले पानी में डाल दिया जाता है ताकि वे दोबारा जिंदा हो सके। एक एक करके मरे हुए लोग रिहाइड्रेट होकर फिर से जीवन पा जाते हैं। उनमें से जिन की साथी फॉलोअर भी रिवाइव हो जाती है। जैसे ही सभी लोग जिंदा होकर खड़े होते हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आती है। हर तरफ खुशी और राहत का माहौल छा जाता है। तभी अचानक उस दुनिया में एक ठंडी आंधी चलने लगती है। असल में एम्परर झू ने जिसे स्टेबल एरा यानी शांति का युग समझा था, वो बिल्कुल भी शांति नहीं थी। उनकी गलत प्रेडिक्शन की वजह से चारों तरफ ठंड का कहर टूट पड़ता है। कड़ाके की बर्फीली हवाओं में सब लोग एक एक कर मरने लगते हैं। पल भर में पूरी सिविलाइजेशन मिट जाती है। जिन अपनी साथी फॉलोअर को भी बचाने में नाकाम रहती है। अपनी आंखों के सामने पूरे संसार को तबाह होते देख जिन गहरे सदमे और दुख में डूब जाती है। लेकिन उसी वक्त उसके पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। वो वही मिस्टीरियस लड़की थी जिसने पहले जैक का गला काट दिया था, क्योंकि उसने बिना इनवाइट गेम में एंट्री ली थी। लड़की ठंडी आवाज में कहती है तुम सिविलाइजेशन 137 को बचा नहीं पाई, लेकिन ये तुम्हारी वजह से तबाह भी नहीं हुआ। इसीलिए अब तुम्हें लेवल 2 में भेजा जा रहा है। वहाँ तुम्हें साइंस की मदद से एक और सभ्यता को बचाना होगा। जैसे ही ये लड़की जिनको ये बताती है, सीन कट होकर एक रहस्यमयी जगह पर शिफ्ट होता है। वहाँ एक आदमी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ये पूरी घटना अनफोल्ड होते देख रहा था।
ऐसा लग रहा था मानो वही इस गेम का मास्टर कंट्रोलर हो। एक तरफ डिटेक्टिव क्लैरेंस अपने बॉस थॉमस के पास पहुंचता है। थॉमस उससे पूछता है, क्लैरेंस, इस माइक एवेंस के बारे में तुमने क्या पता लगाया? क्लैरेंस गहरी सांस लेकर बोलता है, सर, माइक एवेंस हमेशा से गलत कामों में ही जुड़ा रहा है। कभी एंटी-VX प्रोपेगेंडा, कभी 5G कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, और हाल ही में आसमान में रात को जो स्टार्स अचानक ब्लिंक कर रहे थे वो भी उसी का ही काम था। बॉस थॉमस ध्यान से सुनते रहते हैं। क्लैरेंस आगे बताता है, सन 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने 72 सेकंड का एक अजीब सा सीक्वेंस डिटेक्ट किया था। इस सीक्वेंस को नाम दिया गया था वाओ सिग्नल। साइंटिस्ट का कहना था कि ये सिग्नल किसी तरह का कम्युनिकेशन अटेम्प्ट था, लेकिन किसके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश हो रही थी ये आज तक कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि वो सिग्नल डिकोड ही नहीं हो पाया, सिवाय एक देश के, चाइना। थॉमस की आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। क्लैरेंस आखिर में खुद से एक सवाल करता है, लेकिन 1977 में माइक एवेंस कर क्या रहा था? साल 1977 चाइना के इनर मंगोलिया में ये वेंजी और असिस्टेंट कमिश्नर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं, जहां लगातार ट्री कटिंग हो रही थी। लेकिन कई दिनों से वहां एक अमेरिकन लड़का रह रहा है और उसी साइट पर बार बार पेड़ पौधे लगा रहा है। ये वेंजी और असिस्टेंट कमिश्नर उस लड़के के पास पहुँचते हैं। ये वेंजी उससे मिलते ही पूछती है, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो और कितने दिन यहाँ रहोगे? क्योंकि हमने इस जगह को एक रेडियो एस्ट्रोनॉमी लैबोरेटरी बनाने के लिए चुना है, ये तुम्हारी जगह नहीं है। लड़का मुस्कुराकर कहता है, मैं एक पक्षी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉर्थ वेस्टर्न ब्राउन शैलो की एक सब स्पीशीज को, लेकिन शायद मैं कामयाब ना हो पाऊँ। लॉगर्स की रफ्तार एक इंसान से कहीं ज्यादा तेज है। लड़का हल्की मुस्कान के साथ कहता है, शायद इसके लिए मुझे लाइफ टाइम यहाँ रहना पड़े तो मैं रह जाऊंगा। उसके बाद वह आगे कहता है, कितने लोगों को एक स्पीशीज को बचाने का चांस मिलता है? हर साल 10,000 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, सिर्फ एक इंसान की ग्रीड की वजह से। लोग पूरा इकोसिस्टम बर्बाद कर देंगे सिर्फ एक रेडियो लैब बनाने के लिए। यही है इंसानों की स्टुपिडिटी। ये कहकर लड़का उनसे ज्यादा बात किए बिना अपने रूम से बाहर चला जाता है। लेकिन जाते जाते ये वेंजी थोड़ी देर सोचती है और फिर पीछे से उसे आवाज देती है, इन नेचर नथिंग एग्जिस्ट्स अलोन। फिर अपना परिचय देती है और कहती है, मैं इन लोगों को रोकने की कोशिश करूंगी। और यहीं पर पहली बार हमें सच्चाई पता चलती है, वो अमेरिकन लड़का कोई और नहीं बल्कि माइक एवेंस ही है। उसके बाद ये वेंजी रोज की तरह लैब में बैठकर दूसरे प्लैनेट से आने वाले सिग्नल्स के जवाब का इंतजार कर रही होती है। लेकिन उस दिन कुछ अलग होता है। लैब के सिस्टम में अचानक हलचल होती है और स्क्रीन पर एक अजीब सा पैटर्न दिखाई देता है। जब ये वेंजी ने उस सिग्नल को डिकोड किया तो उसके सनक उड़ गए। वह समझ जाती है कि ये मैसेज सचमुच दूसरी प्लैनेट से आया है और मैसेज की भाषा इतनी साफ और ठंडी थी कि ये वेंजी की रूह तक कांप उठी। उसमें सीधे शब्दों में वार्निंग थी, डू नॉट रिप्लाई टू दिस मैसेज, वी आर पैसिफिस्ट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, you are lucky that we have received your signal. If you reply, we will be forced to come to your world and we will conquer it. Do not ever reply. उनका मतलब बिल्कुल साफ था। दूसरे प्लैनेट की सभ्यता ने पृथ्वी के लोगों से कहा कि वे इस संदेश का कभी भी उत्तर न दें। हम ब्रह्मांड की शांति प्रिय सभ्यता है। आप भाग्यशाली हैं कि हमने आपका सिग्नल प्राप्त किया। यदि आप उत्तर देंगे तो हमें मजबूर होकर आपकी दुनिया में आना पड़ेगा और हम उस पर कब्जा कर लेंगे। ये वेंजी के सालों के अरमान, ब्रह्मांड में एडवांस्ड सिविलाइजेशन ढूंढने की उम्मीदें उसी एक पल में उलट हो जाती हैं। जो काम उसने उम्मीद और जिज्ञासा से किया था वही कारण बनकर अब पूरी मानवता के लिए खतरा बन सकता था। उसका मन घबरा जाता है, गुस्सा और शर्म सा एक साथ उभरता है। उसे एहसास होता है कि ये सब उस दिन उसकी ही वजह से हुआ था। वही तो थी जिसने सूरज की ओर रिफ्लेक्ट करके सिग्नल भेजा था। कुछ देर के लिए वो ठहर जाती है, फिर अचानक बाहर निकलकर आसमान की ओर ताकने लगती है। चेहरा बदलता है, कोई निर्णय बन रहा है। वो वापस लैब आती है, डेलिब्रेट तरीके से ट्रांसमीटर को सूरज की ओर घुमा देती है। उस पल उसके दिल की घबराहट और जिद ने जब आवाज पाई तो वार्निंग का असली अर्थ मिट गया और वो मैसेज एक ठंडी सांस की तरह निकलकर सीधा निमंत्रण बन गया, मानो खुद उसने ब्रह्मांड का दरवाजा खोलकर कह दिया हो, आओ, ये दुनिया तुम्हारी है, हमारी दुनिया में आओ, मैं तुम्हें इसे कॉन्कर करने में मदद करूंगी। हम अपनी ही दुनिया को बचा नहीं सकते। उस संदेश के साथ वो सेंड बटन दबा देती है। एक कदम जो अब अकेले साइंटिफिक क्यूरियोसिटी का नहीं बल्कि गुस्से, हताशा और जिद का परिणाम था।